हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि बेयर एक्ट किस तरीके से पढ़नी चाहिए, क्या सही तरीका है बेयर एक्ट को पढ़ने का, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे हम बेयर एक्ट को मेमोराइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको रेड पेन का इम्पॉर्टेंस समझना होगा कि बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए। जैसे आपने कोई भी बेयर एक्ट में सेक्शन पढ़ा तो जो कुछ भी अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, उसमें कोई कीवर्ड लग रहा है, तो वो आप रेड पेन से मार्क करें। रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, हमें ये पता है, हमने साइंस में बचपन में पढ़ा है कि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो दैट इज़ द फर्स्ट कलर विच ह्यूमन परसीव्स। ठीक है, तो जब भी आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र उसी पे पड़ेगी। कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, तो उसको हमेशा रेड पेन से लिख लो, या रेड पेन से अगर कोई चीज़ टेक्स्ट बुक में मार्क करनी है, बेयर एक्ट में मार्क करनी है, तो उसे रेड पेन से अंडरलाइन कर लो। या उसी में अगर कुछ आपको छोटा नोट लिखना है, रेड पेन से लिखो, तो जब आपकी बेयर एक्ट खोलते ही पहली नज़र उस पर पड़ेगी तो वो दिमाग में बैठ जाती है चीज़, ठीक है, याद रह जाती है। अब आते हैं बेयर एक्ट पे कि बेयर एक्ट कौन सी हमें परचेज करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है कि बेयर एक्ट हमें याद हो सके। तो सबसे पहले तो डिग्लॉट एडिशन ही आपको परचेज करनी। डिग्लॉट का मतलब ये होता है कि दो उसमें होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है और हिंदी ट्रांसलेशन होता है। तो डिग्लॉट ही एडिशन आपको परचेज करनी है अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपका ये जो डिग्लॉट एडिशन होता है ये आपका ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, लीगल ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। मैं ये नहीं कह रही कि यूनिवर्सल की जो बेयर एक्ट्स आती हैं वो खराब हैं, वो आप ऑब्वियसली परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रेफरेंस, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो डिग्लॉट एडिशन ही होना चाहिए, ताकि लीगल ट्रांसलेशंस में आसानी हो जाए। तो जब भी आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ें, ताकि आप लोग को पता चले कि किस इस वर्ड को इंग्लिश में ये कहते हैं तो हिंदी में उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि आपको डिग्लॉट एडिशन परचेज करनी है। दूसरी बात कि जब आप बेयर एक्ट पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा एक्ट एक बार साथ में, मतलब पूरा कुछ उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग लगानी है एक बार अच्छे से, खुले दिमाग के साथ रीडिंग लगानी है, ताकि आप थोड़ा बहुत भी परसीव कर सके, समझ सके कि आखिर में ये एक्ट कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू किया है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे पहले बेयर एक्ट उठाएं और उसे पूरी तरीके से खत्म करें एक बार में, ठीक है। तो पहला तो हमारा टिप ये हुआ। दूसरी चीज, अब हाइलाइटर और रेड पेन का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी सेक्शन में कुछ मार्क करना है तो हाइलाइटर्स आप यूज करें, रेड पेन यूज करें, जो भी आपके लिए अच्छा हो। वैसे तो रेड पेन यूज करना सबसे ज्यादा बेटर होता है, अच्छा ऑप्शन है, उससे आपको चीजें याद रहेंगी लंबे समय तक। अगर अभी तक ये चीज यूज नहीं करी है तो इसे यूज करके जरूर देखो। रेड पेन अगर आप यूज करते हो कहीं पर भी, अपने नोट्स पर भी, तो आपको जब आप भी अपने नोट्स कभी पलटोगे तो आपको आसानी से वो चीज़ें अपने दिमाग में रिटेन रहेंगी। तो दूसरा चीज़ क्या है कि आपको हाइलाइटर्स और रेड पेन का यूज़ करना है। जहाँ कहीं भी अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो वो चीज़ आप मार्क कर सको। फिर उसके बाद कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का मतलब आप इससे आप नोट्स से रिलेट करोगे। जैसे क्या हुआ, आपने सेक्शन 11 पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है कि कौन इंसान कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपने क्या किया, ग्रीन हाइलाइटर से वहां पर चीजें मार्क कर ली अपने बेयर एक्ट में कि साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए, ठीक है, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। यही हमारी तीन उसमें कीवर्ड्स हैं सेक्शन 11 में। ये आपने मान लीजिए उसमें मार्क किया ग्रीन हाइलाइटर से। अब आपको करना क्या है कि अब अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं सेक्शन 11 के, उसको भी आप ग्रीन हाइलाइटर से ही मार्क करें। उसमें भी जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, कोई भी अगर आप एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें कलर कोडिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जितना रेड पेन का इंपॉर्टेंस है उतना ही कलर कोडिंग का भी इंपॉर्टेंस होता है। कोई चीज अगर आपने ग्रीन हाइलाइटर से मार्क करी है अपने बेयर एक्ट में, तो मेक श्योर करें कि उतना पोर्शन जो आपने ग्रीन हाइलाइटर से मार्क किया है उतना ही पोर्शन आप अपने नोट्स में भी ग्रीन हाइलाइटर से ही मार्क करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप कनेक्ट कर पाओगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 अगर हमें साथ में पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, वैसे साथ में पढ़ना है, तो आप मेक श्योर करो कि अगर आपने सेक्शन 11 को ग्रीन हाइलाइटर से मार्क किया है तो सेक्शन 10 को भी आप ग्रीन हाइलाइटर से मार्क करो।
कोई भी सेक्शन है, मैं कह रही हूँ सीआरपीसी में है, आईपीसी में है, एविडेंस में, किसी भी मेजर लॉ में कोई भी सेक्शन है, मेजर लॉ, माइनर लॉ, कोई भी सेक्शन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो उनको आप सेम कलर कोड करो, सेम कलर्स के हाइलाइटर से उसे मार्क करो, याद करने में आसानी होती है। और जब भी कोई भी सेक्शन अगर आपको लिंक करना है, अगर आपके टीचर ने आपको बताया कि आपको इस सेक्शन को सेक्शन के साथ लिंक करके पढ़ना है, तो दोनों सेक्शंस को आसपास लिखो हमेशा। जब आप दोनों सेक्शंस को आसपास लिखोगे तो वो हमेशा याद रहेंगी। जैसे हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सीआरपीसी में पढ़ते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सीआरपीसी में पढ़ते हैं, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने। अब डेफिनेशन के साथ साथ हमें सेक्शन 320 भी देखना पड़ेगा ना। सेक्शन 320 सीआरपीसी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। तो जहां आप कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस लिख रहे हैं, वहीं पर आप सेक्शन 320 सीआरपीसी भी मेंशन करें। तो इससे क्या होगा, आप सेक्शंस को कनेक्ट कर पाओगे आसानी से और आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा टिप हो गई। तो कलर कोडिंग की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की। जब भी आप कोई भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो वो हमेशा ही टैबुलर फॉर्म में होने चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स बेयर के बनेंगे कैसे, ये भी जानना जरूरी है। जब भी आपने बेयर पढ़ना शुरू किया, देखिए आपने जब पहली बार आपने बेयर पढ़ी, आपने पूरा एक्ट एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लिया। उस एक्ट को एक दिन आपका गया उसको रीड करने में, फिर दूसरे दिन आप बैठोगे तो अब आप क्या करोगे, अब उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे, उसके नोट्स बनाना शुरू करोगे। ऐसे ही पढ़ते रहने से तो कुछ नहीं होगा, नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग नहीं बनाते हैं दैट इज वेरी रॉन्ग। आपकी मेमोरी में वो चीज ज्यादा दिन तक रिटेन नहीं कर सकती है अगर आपने उसको लिखा ना हो। तो ये जो राइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी को ऐसा लगता है, देखो कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ लेने से या सिर्फ ऐसे ओरली बोल लेने से नहीं, उन्हें याद हो जाता है याद, मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी मेमोरी में वो इतना ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकता जितना आपका लिखने पे रिटेन करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि नोट्स तो बनाने ही बनाने। शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो भी जान लो। आपको रिवाइज करने में आसानी होती है यार। आप नहीं है, कभी कभी नहीं मन करता है उतनी मोटे मोटे नोट्स उठा करके देखने का, पैराग्राफ पढ़ने का, पॉइंटर्स पढ़ने का नहीं मन करता है। तो जब नहीं मन करता है तो शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे, अगर आप सिर्फ उनको एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए बैठ जाएंगी, याद हो जाएगा। अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, फिर से हम लोग आते हैं सेक्शन 11 पे। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको सेक्शन 11 का शॉर्ट नोट बनाना है, तो आपको कॉम्पिटेंसी लिखा आपने इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कॉम्पिटेंट है। टैबुलर फॉर्म का मतलब ये है इस तरीके से कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है। तो 18+ होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, आप यहाँ मेजर लिख सकते हैं। ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, आपने वो लिख दिया। इससे क्या हुआ कि याद भी हो गया हमको हमेशा। अब ये चीज अगर आप इस तरीके से बना के लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। कोई भी सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। अब कॉन्ट्रैक्ट में हम जानते हैं कि हम कुछ पढ़े ना पढ़े, हमें सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 30 तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरीके से रटा होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं पता था तो अब जान लो कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 30 तक आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छी तरीके से रटा होना चाहिए, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपकी जुडिशरी में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 11 की। तो ये एक तरीका होता है आपका नोट्स बनाने का कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो आपको नोट्स हमेशा ही इस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स का तरीका है कि शॉर्ट नोट्स आपने इस तरीके से बनाए। अब चाहे आप ऐसे बनाएं या इसको इस तरीके से करके बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो नोट्स बना रहे हैं वो आप टेबल के फॉर्म में बनाएं, क्योंकि किसी भी चीज का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमें ज्यादा आसानी से याद होता है। जो हमारी वर्चुअल चीजें होती है वो हमें ज्यादा आसानी से याद होती है। रादर अगर आप इसको बैठ के पॉइंटर्स भी याद करना आसान होता है। बस मेन बात यह है कि आप कभी भी नोट्स अपने पैराग्राफ में ना बनाएं। कभी भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको पैराग्राफ के फॉर्म में ना बनाएं, कभी भी याद नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होती है। उतना बड़ा बड़ा देख के आदमी का दिमाग खराब होने लगता है, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि अगर आप उसे
टेबल के फॉर्म में, जितना छोटे में बना सकते हो उतना छोटे में बनाओ। अब छोटे में बनाने का मतलब ये नहीं कि बड़ा बनाना ही भूल गए। लॉन्ग नोट्स भी आपके बनाने ज़रूरी हैं और शॉर्ट नोट्स भी उतने ही ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे रिवाइज करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया एक दूसरा पॉइंट। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि रिविजन। किसी भी चीज़ का अगर रिविजन नहीं करोगे तो कितना भी कुछ किया हो, कितना भी उसे पढ़ा हो, याद नहीं रहेगा। कोई एक्ट अगर आपने मान लो कि इस हफ्ते में कोई भी एक्ट अगर आपने खत्म किया, मान लो इस हफ्ते में आपने पॉक्सो एक्ट खत्म कर दिया या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आपने खत्म कर दिया, छोटे छोटे एक्ट हैं, जल्दी से खत्म हो जाते हैं, ठीक है, पढ़ करके। अब अगर आप इसे 1 महीना छोड़ दोगे कि यार इतने छोटे एक्ट्स हैं, रिवाइज करने की क्या ही जरूरत है, क्यों ही रिवाइज करें, तो ऐसा नहीं चलता है। आपको हर हफ्ते उसको रिवाइज करना जरूरी है। लिमिटेशन एक्ट है, छोटा एक्ट है, इसमें ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, लेकिन इतना कॉन्सेप्चुअल एक्ट है कि अगर आप इसे दोबारा से रिवाइज नहीं करोगे, टाइम पे सही इंटरवल्स पे अगर आप इसे रिवाइज नहीं करोगे किसी भी एक्ट को, तो वो कहीं से भी याद नहीं रहने वाला है। एक टाइम आएगा जब आप सब कुछ भूल जाओगे, दोबारा पढ़ने बैठोगे तो लगेगा कि सब कुछ नया है। ठीक है, तो इसलिए रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिविजन का तरीका मैंने आपको बताया, हमेशा ही शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। और अगर बेयर एक्ट अगर आप नहीं शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वैसे तो बनाना ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं बना रहे हो तो बेयर एक्ट में ही अपनी कुछ चीज़ें ऐसी लिख लो रेड पेन से, जहाँ आपने जो कीवर्ड्स, सेक्शन 11 में आपने ये 3 कीवर्ड्स मार्क कर लिए, तो जब आप बेयर एक्ट खोलें तो केवल उन्हीं चीज़ों को देख लें जो आपने मार्क किया हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लिख के आने से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेयर एक्ट को पढ़ना होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और होता है कि क्या सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ना सफिशिएंट है? तो ऐसा नहीं है। मेजर लॉ, देखो माइनर लॉज की तो कोई बात नहीं है, माइनर लॉज में कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो हमारे मेजर लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे जो मेजर लॉज हैं, इनके लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक रेफर करनी चाहिए। जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें पूरी तरीके से नहीं दी हुई हैं, जिनको आपको थोड़ा सा उनका कोर कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पड़ेगी। सारी चीज़ों के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका प्री का तो जो आपका प्री का प्रिपरेशन होता है वो तो आप बेयर एक्ट से कर लोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें बेयर एक्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अगर आप मेंस जब आपका प्री निकल गया, मेंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो हमेशा ही टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर, थोड़ा बहुत जो है टेक्स्ट बुक से आपको मैटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ बेयर एक्ट में नहीं दिया होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। इस तरीके से आप लोग को बेयर एक्ट पढ़नी है ज्यादा समय तक उसे याद रखने के लिए, और रिवीजन हमेशा ही नेसेसरी होता है, विदाउट एनी सेकंड थॉट। आपको रिवीजन हर हफ्ते, कोई भी एक्ट कंप्लीट किया है हर हफ्ते उसका रिवीजन करो ही करो, चाहे कितना भी समय लग जाए। ठीक है, सो आई होप आप लोग को मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई और डाउट्स हैं या किसी और टॉपिक पे, इस तरीके के टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।